नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। कमजोर आर्थिक आंकड़ों और बढ़ती यील्ड की वजह से अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार। डाउ और S&P में मामूली गिरावट, लेकिन नैस्डैक हरे निशान पर हुआ बंद। एशिया की भी कमजोर शुरुआत। SGX निफ्टी भी 1.4% नीचे। अमेरिका के खराब रिटेल आंकड़ों और कमजोर डॉलर से सोना एक महीने की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2% बढ़कर $1210 के पार निकला। घरेलू बाजार में भी 1% से ज्यादा चढ़े दाम। और 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे चीन। शियान के एयरपोर्ट पर पारंपरिक अंदाज में हुआ भव्य स्वागत। आज दोपहर घुसपगोड़ा में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। For some reason, the principal opposition party, the Congress party, took a view that it needs one more committee. It's surprisingly because it was their own bill. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने GST पर कांग्रेस के रुख पर जताया आश्चर्य। कहा, मानसून सत्र में हर हाल में पास कराना होगा GST संशोधन बिल। 2 महीने की देरी से होगा भारी नुकसान। और बंद पड़े पावर प्रोजेक्ट्स जल्द होंगे शुरू। गैस की नीलामी हुई खत्म। NTPC, GSCC, टोरेंट पावर और CLP ने जीती बोली। एयरलाइन कंपनियों की मनमानी के खिलाफ आवाज का हल्ला बोल। मनमाने किराए, विंडो सीट और रिफंड के नाम पर यात्रियों को हो रही है लूट। सांसदों ने उठाई आवाज, सरकार का भी मिला साथ। व्यक्तिगत राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए। और भारतीय बाजारों में कल का दिन एक रोलर कोस्टर राइड रहा, जहां पर हमने देखा शुरुआत मजबूत रही, उसके बाद बाजार फिसले और अंत में फिर से अच्छा खासा गेन देखने को मिला। अंत में 450 पॉइंट उछलकर टिका सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिखाने में कामयाब था। लेकिन आज ग्लोबल संकेत क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, उस पर एक चेक लेंगे आशीष वर्मा से। बाजार में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इस वॉलेटिलिटी के बीच, अनिल सिंह भी बताएंगे। इसके अलावा ब्लैक मनी बिल पास होने के बाद अचानक लोगों ने NRI बनने की होड़ लग गई है। क्या है इसकी वजह, ये भी बताएंगे प्रदीप पांड्या। लेकिन शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अपडेट के साथ। वहां पर क्या हाल है? आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्थिति दिखी है? गुड मॉर्निंग। संकेत ठंडे हैं कहना चाहिए, इनफैक्ट थोड़े से कमजोरी आपको नजर आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स में कल ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोज देखने को मिली। डाउ और S&P हल्के लाल निशान में, और नैस्डैक जहां पे कुछ टेक्नोलॉजी जायंट्स में अच्छा उछाल था शेयरों में, इसलिए नैस्डैक आपको हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहां के मार्केट जो है, शुरुआती जो बढ़त देखने को मिली थी वो पूरी फिजल आउट हुई और दिन के लोस पे जाके अमेरिकन मार्केट्स में क्लोज देखने को मिला। क्यों नर्वसनेस फिर से कंटिन्यू हुई कल? 2 रीजंस हैं। पहला, ध्यान रखें इन्वेस्टर्स वो जो बॉन्ड यील्ड्स लगातार इंच अप हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उसको लेकर नर्वस हैं, और वही बॉन्ड यील्ड्स समय मार्केट्स को ड्राइव कर रही हैं। कल हमने देखा था वहां पे 6 मंथ्स के हाईज के आसपास वापस बॉन्ड यील्ड्स पहुंचती भी नजर आई, और इसलिए थोड़ा सा दबाव था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब वो संकेत जो है, जो सब वेट कर रहे थे कि क्या Q2 में यूएस इकोनॉमी वापस पटरी पे आएगी, अब वो संकेत खराब आ रहे हैं। एक और डिसअपॉइंटिंग आंकड़ा आया, कल आया रिटेल सेल्स का नंबर, जो कि अप्रैल में एकदम सपाट है, जबकि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब आधे % के आसपास की शायद बढ़त देखने को मिलेगी। तो अब एक डर बन गया है कि Q2 में जो बाउंस बैक एक्सपेक्ट करा जा रहा था शायद यूएस GDP में, वो भी शायद नदारत रहे, वो भी दिक्कत की बात हो सकती है। यूरोप की तरफ मूव करिए, आपकी स्क्रीन पर यूरोप आएगा, जहां पे मार्केट्स में दबाव देखने को मिला कहना चाहिए, और जर्मनी का डैक्स आपकी स्क्रीन पर 1% है, उससे ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। और यहां के मार्केट्स भी पूरी तरह से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला था। कल हमने देखा था यूरोपियन मार्केट्स मजबूती के साथ, आपको याद हो तो शुरुआत करी थी, और वहां पे दिन के लोस पे जाके क्लोज हुआ। यहां पे दिक्कत है, एक तो यूएस जो सेल्स डेटा आए थे, रिटेल सेल्स के उम्मीद से कमजोर थे, उसका इंपैक्ट था। अर्निंग्स आ रही है कंपनीज की, हालांकि कल कहना चाहिए अर्निंग कमजोर नहीं थी, दिग्गज कंपनीज की अर्निंग्स एटलीस्ट कल के लिए बेहतर देखने को मिली। लेकिन जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं यूरोजोन को लेकर, उसको लेकर चिंताएं बन रही हैं। ध्यान रखें, जर्मनी के मार्केट में दबाव इसीलिए था क्योंकि वहां के ग्रोथ फिगर्स जो आए उसने एस्टिमेट्स को मिस करा। इनफैक्ट पूरे यूरोजोन में हमने देखा 0.4% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए Q1 के, जबकि उम्मीद थी उससे बेहतर की, तो इसीलिए यहां पे प्रेशर देखने को मिला। और एशिया यही, क्योंकि हम फ्लैट टू माइल्डली नेगेटिव क्यूज पिकअप करें, इसलिए एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर एकदम ठंडा कामकाज होता हुआ, थोड़े से प्रेशर के साथ कहना चाहिए कामकाज होता हुआ, लेकिन इस बीच SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास एक माइल्ड वीकनेस के साथ शायद हम आज शुरुआत करते हुए नजर आए।
शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। तो क्लियरली हमने देखा है हल्की सी नरमी के पूरे संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं एसजीएक्स और निफ्टी की ओर से इस समय। लेकिन आज की क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर एक चेक लेंगे। राकेश बंसल हमारे साथ जुड़ रहे। राकेश, गुड मॉर्निंग। क्या होगी आपकी सलाह? टेक्निकली कैसे पॉइज्ड है ये मार्केट? अगर हम गुड मॉर्निंग टेक्निकली देखें तो मार्केट्स काफी वोलेटाइल है। जिस तरीके से मार्केट में वाइड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, चाहे वो बाई साइड के हों सेल साइड के हों, दोनों साइड के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। और जिस तरीके से निफ्टी पॉइज है, मेरा ऐसा मानना है निफ्टी एक बार अगर 8355 के लेवल्स ऊपर में डिसाइसिवली तोड़ता है तब एक मार्केट तेजी में होगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि निफ्टी एक अटेम्प्ट करेगा दोबारा से 8320 8330 तक जाने में, और इसमें मेरे को लगता है कि बैंकिंग स्टॉक जो हैं वो अच्छा योगदान देंगे। मेरा ऐसा मानना है अगर निफ्टी में किसी को ट्रेड करना है तो 8118 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को बाय करना चाहिए 8320 के टारगेट के लिए। ओके, और कौन से स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे? पहला कॉल होगा सेल कॉल जैन इरिगेशन पे। काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। हमने एक नीचे की तरफ बड़ा मेजर ब्रेकडाउन होते हुए देखा था, और कल हम देखें तो एक साइडवेज मूव था। नतीजों से पहले स्टॉक एक लोस पे खड़ा हुआ है, नया 52 वीक लो स्टॉक ने लगाया हुआ है, और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है एक बड़ा डिक्लाइन इसमें रूल आउट नहीं किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है जैन इरिगेशन को बेचना चाहिए 59.35 के स्टॉप लॉस के साथ 51 रुपीज के टारगेट के लिए। एंड एक दूसरा कॉल है बाय कॉल बाटा इंडिया पर। जो लास्ट 2-3 दिन में मार्केट में वोलेटिलिटी हुआ है उसमें बाटा इंडिया ने बिल्कुल भी डिक्लाइन की तरफ पार्टिसिपेट नहीं करा है। मेरा ऐसा मानना है 1034 के स्टॉप लॉस के साथ बाटा को बाय करना चाहिए 1095 के टारगेट के लिए। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बाटा में खरीदारी का मौका और जैन इरिगेशन को शॉर्ट करें। निफ्टी में तेजी की पोजीशन टारगेट जो है 8320 का दिया है, वो एक बाय रिकमेंडेशन है राकेश की ओर से। लेकिन अब चेक ले लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और ओवरऑल जो हमने हरकत देखी है मार्केट्स में उसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारे मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी जुड़ गए हैं। अनिल, इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़े से डैम्प है। कल ऑफकोर्स हमने देखा काफी वॉलेटाइल ट्रेड, और आज डेवलपमेंट्स मैट को लेकर आ रही है कि इनका जो आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड यूनियन और नॉट वो एसोसिएशन वो इनफैक्ट केस लड़ने वाला और कुछ लॉयर से बातचीत कर रहा है। मेरे ख्याल में 15 जून को वो केस फाइल करेंगे। क्या इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे? एक्चुअली ये तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांत दास से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जिन केसेस में टाइम बार पीरियड हो रहा है, यानी कि ऐसे केसेस जहां अगर आप एक नियत समय में नोटिस ना दें टैक्स के तो फिर बाद में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो 6 साल का पीरियड पूरा हो जाता है। तो उन केसेस में जो एफआईएस को नोटिस गए उन्हें तो अपना केस फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें नोटिस मिल चुके हैं। अब फ्रेश नोटिस नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन एफआईएस की तरफ से एक कदम है लीगल लड़ाई की तरफ। लेकिन ठीक है, उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़े ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिन लोगों को नोटिस मिल चुके हैं उन्हें या तो जवाब देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या फिर उन्हें केस फाइल करना है। लेकिन जहां तक बाजार का सवाल है, एक बड़ा संकेत जिस पर बाजार काफी वोलेटाइल और काफी एक्शन में आते हुए दिख रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड, वो है पार्लियामेंट का, जो अब हमारे लिए खत्म हो चुका। तो अब से लेकर आगे का डायरेक्शन बाजार में जो तय करेंगे वो या तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत होंगे, दूसरा एफआईएस के आंकड़े, और तीसरा रिजल्ट सीजन। रिजल्ट सीजन के लिहाज से चूंकि अभी इस वक्त कोई बड़ा रिजल्ट आपके सामने नहीं है, तो एफआईएस के आंकड़े और ग्लोबल मार्केट्स। तो ग्लोबल मार्केट्स की सुस्ती आप एसजीएक्स निफ्टी पर देख सकते हैं। लेकिन जहां तक आज के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, 8250 जिसके बेहद करीब हम क्लोज हुए, 8250 के पार निकलकर अगर हम टिक पाएंगे तो फिर फ्रेश खरीदारी, कुछ शॉर्ट कवरिंग और होती हुई दिखेगी, जो बाजार को 8350 के आसपास ले जा सकती है। उस लेवल के आसपास के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लोअर साइड पर क्योंकि सपोर्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, 8100 के लेवल पर, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर शिफ्ट होता हुआ दिखा रहा है, वो एक अच्छा संकेत है, और बाजार ने लगभग उन्हीं लेवल से संकेत लिया है। लेकिन अब भी बाजार के लिए दिक्कतें खत्म नहीं हुई है। अपसाइड डाउनसाइड दोनों ही तरफ आप बाजार काफी तेज मुंह दिखाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कल के बड़े उछाल के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना आज फिर से स्वाभाविक है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए दमदार बिकवाली एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी है। तो कल के सेशन में जो सेकंड हाफ में जो कुछ भी फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखी, जो शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी, वो ट्रेडर्स की तरफ से होती दिखी। लेकिन कहीं न कहीं एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ये संकेत दे रही कि बाजार बेस फॉर्मेशन की कोशिश में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि हम 8100 की रेंज में बेस बना पाते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच इससे पहले आप बाजार को और ज्यादा वोलेटाइल ट्रेड होते हुए देखेंगे आज और कल
इसी तरह के सेशन होंगे। लेकिन डर ये लग रहा है कि कल की तेज उछाल के बाद हो सकता है आज प्रॉफिट बुकिंग का और थोड़ा सा सुस्ती और कमजोरी की तरफ का शायद सेशन एक आपको देखने को मिले। शुक्रिया एनालिसिस के लिए। तो थोड़ी सी सुस्ती आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। एक्शन मेरे ख्याल में आज कमोडिटी मार्केट्स में ज्यादा दिखेगा, खासतौर से सोना, जहां पर हमने देखा है $1200 के ऊपर ये ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन ब्लैक मनी पर सरकार की सख्ती का साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि विदेशी काले धन को बाहर निकालने के लिए सरकार जो कानून लेकर आई है, उसके बाद अचानक ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जो नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई का स्टेटस चाहते हैं। इस खबर पर बात करेंगे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या से। प्रदीप, क्यों लंबी हो रही है एनआरआई बनने वालों की कतार और कितनी बड़ी हो सकती है यह तादाद? ये एनआरआई बनने की जो होड़ लगी है, खासतौर पे जानकारी मिल रही है हमें सिंगापुर, दुबई जैसे सेंटर्स में, उसकी जो वजह है कि काफी सारे उद्योगपति, ये जो ब्लैक मनी के लिए बिल लाया गया है, जिस तरह से विदेश में काला धन पकड़े जाने पर सजा बढ़ाई जा रही है, उसको देखते हुए ये बेहतर लगता है काफी लोगों को कि वो एनआरआई बने, विदेश में नागरिकता ले और यहां पे टैक्स फाइल करने की जगह कहीं और टैक्स फाइल करें। तो ऐसे देश जहां पे आपको ज्यादा टैक्स नहीं लगता, उसकी शरण ली जा रही है और ये लोकेशंस कन्वीनियंट भी हैं। अगर भारत में आपका कारोबार है तो आप बड़ी आसानी से कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये कतार बढ़ रही है। अब कितने लोग अमूमन हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। काफी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद करीबन 80,000 एप्लीकेशंस लगाई गई हैं इन देशों में नागरिकता के लिए। हालांकि हमने जो बातचीत की है, ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जहां पर आपको यह आंकड़ा सही मिल जाए। लेकिन हमने वकीलों से बात की, हमने टैक्स कंसल्टेंट से बात की, हमने कुछ बैंकर्स से बात की, जिन लोगों को इस चीज का पूरा अंदाजा होता है, उनके क्लाइंट्स होंगे, उनके बिजनेस एसोसिएट्स वगैरह होंगे। तो हमें अंदाजा लग रहा है कि हजारों की तादाद में लोग जरूर बाहर जा रहे हैं और इन देशों की नागरिकता ले रहे हैं। अगर आप देखें तो सरकार ने ये कदम जो उठाए हैं उसकी सभी सराहना करते हैं। जानकारों का भी कहना है कि ब्लैक मनी को रोकने पर सरकार काफी सख्त है और ये अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये उसका एक हम कह सकते हैं कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस निकल कर आ रहा है। शुक्रिया प्रदीप। और इस बीच रेवेन्यू सचिव शक्तिकांता दास का कहना है कि कानून के नोटिफिकेशन के बाद कंप्लायंस विंडो की घोषणा की जाएगी। Today, the black money bill also, what is known as the black money, undisclosed foreign income and assets imposition of tax bill has also been passed in the Rajya Sabha. It was passed in the Lok Sabha a couple of days ago. So now it will have the effect of the law. We will have to get the presidential assent and notify that bill. So the black money bill will take effect once it is notified. And once the bill is notified, as a part of the rules, we will also notify the period of the compliance window. And then the implementation of that act will take effect. संसद का बजट सत्र खत्म हो गया है। इस दौरान करीब 25 बिल पास हुए, लेकिन जीएसटी बिल पर कांग्रेस के रुख से वित्त मंत्री हैरान हैं। विपक्ष के अड़ियल रवैये की अरुण जेटली ने आलोचना की। उनके मुताबिक विपक्ष के रवैये ने सिर्फ जीएसटी बिल लागू होने में देरी हो रही है और बल्कि देश को काफी नुकसान भी साथ में हो रहा है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जीएसटी बिल मानसून सत्र में पास हो जाएगा। For some reason, the principal opposition party, the Congress party, took a view that it needs one more committee. It's surprisingly because A, it was their own bill, B, it's been improved upon by the standing committee, C, their own chief ministers are privy to the empowered committee which has approved it. This poses an important challenge before us. And the challenge is that what should have been really cleared in March and April, or May at best, now goes to July. And hoping that it's cleared in July, which I am reasonably certain. हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपके रेडार पर लेकर आएंगे वो तमाम शहर जहां पर इम्पैक्ट रहेगा खबरों का। बने रहिए सिंधी से आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर। कौन से शहर आज खबरों के दम पर एक्शन में रह सकते हैं, उस पर एक चेक ले लेते हैं। हमारे साथ है पूजा और सोनम। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों के साथ करेंगे जो कल मार्केट आज के बाद घोषित हुए थे। पैंथलून फैशंस एंड रिटेल इस काउंटर का फिर से एक घाटा दर्ज किया है, लेकिन हाँ साल दशा कंपनी का घाटा थोड़ा सा कम हो गया है। 64 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है इस बार पिछले साल के 70 करोड़ के घाटे के मुकाबले। साथ ही कंपनी के मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। 3.3% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 0.6% के मुकाबले। कंपनी के आय में 12% की बढ़ोतरी हुई है। आईटीडी सीमेंटेशन के नतीजों की बात करें तो टॉप लाइन में तो अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 60% की बढ़त यहां पर टोटल इनकम के आंकड़ों में देखने को मिली है, लेकिन साल दर साल यहां पर घाटा बढ़ते हुए नजर आया है। कंपनी को एक्सेप्शनल लॉस के चलते घाटा इस बार करीब 90 करोड़ से ज्यादा का कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। अशोका बिल्डकॉन यहां पर कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कंपनी का मुनाफा 3 गुना हो चुका है, तो कंपनी का आय में भी 32% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कंपनी के मार्जिन भी कंपनी अच्छी तरह से स्टेबल रख पाई है। 21.3% के कंपनी ने मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 21% के मुकाबले। आपको बता दूं, यहां पे कंपनी के दोनों सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन और टोल सेगमेंट में दोनों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। नतीजों के अलावा बात करते कुछ और स्टॉक्स की। आज लुपिन का काउंटर आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी ने ब्राजील की ड्रग फर्म के साथ एक्विजिशन की घोषणा की है और इसके साथ ही कंपनी हाई ग्रोथ ब्राजीलियन मार्केट में एंट्री करेगी। इस डील की फाइनेंशियल डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। एविएशन स्टॉक्स खास फोकस में रखेगा, जहां पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जांच करने वाली कि हॉलिडे सीजन से पहले हवाई यात्रा की जो टिकट है उसके दाम में इतनी भारी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्या ये सारी कंपनियां मिलकर इन दामों को बढ़ा रही है। आईओसी और गेल के काउंटर भी आज फोकस में रहेंगे। यहाँ इन दोनों ही कंपनी ने धर्मा पोर्ट पर टर्मिनल बनाने के लिए अदानी ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें कि आगे चल के कंपनी इक्विटी स्टेक भी ले सकती है। मैन इंडस्ट्रीज ये कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है लगभग 150 करोड़ का। इस ऑर्डर से मिलने पर कंपनी का जो टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है वो 1300 करोड़ का हो चुका है। और आखिर में बात करते हैं उन कंपनियों की जो आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी। इसमें कैस्ट्रॉल इंडिया, एमटेक ऑटो, गेमन इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एबी नूवो, इंडियन बैंक, वीआईपी इंडस्ट्रीज, ओबीसी, एनसीसी, ये तमाम कंपनीज आज अपने नतीजे घोषित करेंगी। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। तो तमाम स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे, लेकिन इसके अलावा करेंसी मार्केट में क्या एक्शन रहेगा और कमोडिटीज में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। खासतौर से सोना, जहां पर हमने देखा है जमकर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इंटरनेशनल मार्केट में खराब डेटा आया, स्पेशली यूएस में, और उसके बाद हमने देखा है $1200 के लेवल के ऊपर निकल पाने में कारोबार। इनफैक्ट $1213 के गेन्स यहां पर के लेवल्स पर एक कारोबार देखने को मिला है। एशियन ट्रेड में $2 की गिरावट है, यानी कि इससे ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। अमेरिका में खराब रिटेल सेल्स आए और उसके बाद ही हमने देखा ये स्पाइक नजर आया है। तो आज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। हमारे जानकार इस समय लाइन पर है संदीप जैन। संदीप, काफी दिनों बाद सोने में इतनी रौनक, $1200 के ऊपर ट्रेड्स, क्या आज जमकर तेजी का दिन है इंडियन मार्केट्स में, या फिर करेंसी मार्केट थोड़ा बहुत डैम्पन करेगा मूव को? नहीं, देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोना रेजिस्टेंस तो फेस करेगा डेफिनेटली। जिस तरीके से कल रन अप आया है, ये सारी चीजें, जिस तरीके से यूएस का रिटेल डेटा फ्लैट आया, उसकी वजह से भी एक तेजी आई है सोने में। फिर डॉलर इंडेक्स भी एक बार नीचे आया, 100 पे रेजिस्टेंस आ रहा है डॉलर इंडेक्स में भी, तो उसकी वजह से भी बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े ऊपर गए हैं यूएस में। तो उन सब की वजह से थोड़ा सा सोने में रौनक बढ़ी और एक सेफ हेवन अपील आई है। जिस तरीके से यूरोपियन मार्केट्स में बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई थी और जिस तरीके से यूएस में भी गई है, तो एक थोड़ा सा रिस्क मार्केट में दिखने लगा और स्टॉक मार्केट्स में भी जब सेल ऑफ आया तो कहीं ना कहीं गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट्स आए हैं हेज फंड्स के। बट मुझे ऐसा लगता है, और जर्मनी में भी ग्रोथ नंबर ज्यादा अच्छे नहीं है, तो ओवरऑल फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि $1244 डॉलर टर्म्स में बहुत एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जहां क्रॉस करेगा उसके बाद ही ट्रेंड रिवर्सल आएगा। तो मुझे लगता है कि एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के गोल्ड में एक थोड़ा रिस्की कॉल है, बट उसमें सेल करके चले तो आज अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। और गोल्ड और सिल्वर में मुझे वैसे ओवरऑल बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं मैं, और 27,600 650 का एक स्टॉप लॉस लगाए गोल्ड में और 26,800 का टारगेट कीजिए। साथ ही करेंसी मार्केट में जिस तरह का एक्शन देखने को मिला, स्पेशली ग्लोबली हम देख रहे हैं जो बॉन्ड यील्ड्स स्पाइक करती हुई दिखाई दे रही हैं। कल एट द एंड ऑफ इट 64 के आसपास रुपया टिका टू $1। आज क्या आपको लग रहा है थोड़ी सी मजबूती आएगी या फिर कमजोरी का आलम जारी रहेगा? नहीं, जिस तरीके से लोज से थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है रुपया और डॉलर $64 पे बंद हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर में एक बार 20-25 पैसे की उछाल आ सकती है आज। तो मेरे हिसाब से बाई करके चले डॉलर को एक बार 64.20
का टारगेट लगाएं और 63.85 का स्टॉप लॉस। साथ ही कच्चा तेल, वहां पर आपकी क्या रणनीति रहेगी संदीप? मेरे हिसाब से कच्चे तेल को भी एक बार सेल करना चाहिए। जिस तरीके से कल रन अप आए और उसके बाद थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कच्चे तेल में थोड़ा सा एक 4,000 रुपए का एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी रहेगा और उसको एक स्टॉप लॉस बनाए। तो स्टॉप लॉस जो 39.90 का लगाएं और 38.25 के टारगेट के लिए। शुक्रिया संदीप इस जानकारी के लिए। तो बिकवाली की सलाह यहाँ पर आ रही है संदीप की ओर से, चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर सोना। हम लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे चीन, क्या है उनके आगे का कार्यक्रम बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबह CNBC आवाज पर। देश में बिजली की किल्लत कुछ हद तक दूर हो सकती है क्योंकि बंद पड़े पावर प्लांट्स के लिए गैस की नीलामी पूरी हो गई है। बिजली कंपनियों ने 10 MMSCMD नेचुरल गैस के लिए जमकर बोली लगाई है। NTPC ने औरैया और दादरी प्लांट के लिए बोली जीती है, जबकि GSEC ने और टॉरेंट पावर ने भी बंद पड़े प्लांट के लिए बोली जीती है। बोली जीतने वालों को सस्ती दरों पर गैस मिलेगी। इन कंपनियों को ₹2.25 से करीब ₹2 प्रति यूनिट की सब्सिडी भी मिलेगी। इनफैक्ट ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे क्योंकि कल भी हमने देखा था इनमें काफी ज्यादा एक्शन था। लेकिन अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की और उससे जुड़ी उम्मीदों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह करीब 4 बजे चीन के शियान शहर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अगले 2 दिनों तक चीन में पीएम मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे दिन बीजिंग और तीसरे दिन शंघाई शहर में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज दोपहर पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन एशिया, यूरेशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में चीन की पैठ बनाने वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्लान क्या इस दौरे में बड़ा मुद्दा बनेगा, बता रही है हमारी संवाददाता तमन्ना इनामदार दत्ता। मोदी जिनपिंग की इस बातचीत में एक मुद्दा बैकड्रॉप में छाया रहेगा जिसकी शायद खुलकर इस बार डिटेल में बात ना हो। वो है शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्लान का। अब इस प्लान का जो संकल्प है वो एक तरह से शियान से ही शुरू होता है, जो सिल्क रोड का स्टार्टिंग पॉइंट रहा है। ये प्लान है कि रास्ते से और समुद्र के रूट से एशिया, यूरेशिया और अफ्रीका के हिस्सों को जोड़ा जाए। अब भारत का सवाल है कि इस बड़े प्लान में हमारा रोल क्या है और हम पर क्या असर पड़ेगा। साथ में ये बात भी थोड़ी सी खटक रही है कि इस प्लान के एक हिस्से के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बीच में सीधा रास्ता बन रहा है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चीन बना रही है, उनके ट्रूप्स भी वहां पर है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर तो यही है कि शी जिनपिंग का ये बड़ा प्लान बिना भारत के रोल का क्या पूरा हो सकता है? शायद नहीं। और इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपके लेकर आएंगे स्टॉक 2020 और आपको बताएंगे आज के ट्रेड के लिए 20 बेहतरीन आइडियाज बने रहिए CNBC आवाज के साथ।